अब हम सुनने जा रहे हैं द वुमन इन वाइट का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कैसे पार्ट 3 में मिस हेलकॉम और मिस्टर हार्टराइट पास के गांव में जाकर उस चिट्ठी के बारे में पूछताछ करते हैं और साथ ही में एक स्कूल में जाते हैं। वो स्कूल जो कि की होती है, पर उन्हें वहां पर भी कुछ नहीं मिलता है। वो खाली हाथ लौट आते हैं। फिर रास्ते में जो मिसेस फेयरली का ग्रेव यार्ड होता है वहां जाते हैं। पास ही एक चर्च होता है। बढ़ाते हैं आगे कहानी मिस्टर हार्टराइट की जुबानी। मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुरंत ही कब्रिस्तान की ओर गया और उस छोटी सी सीढ़ी से होकर गुजरा जो सीधा मिसेस फेयरली की कब्र तक जाती थी। कब्र के चारों ओर की घास बहुत छोटी थी और जमीन बहुत सख्त थी, इसीलिए वहां किसी के पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे निराश होकर मैंने क्रॉस और उसके नीचे लगे संगमरमर के चौकोर पत्थर को ध्यान से देखा जिस पर शिलालेख खुदा हुआ था। क्रॉस की प्राकृतिक सफेदी पर जगह जगह मौसम के दाग थे और चौकोर पत्थर का आधा हिस्सा भी वैसा ही दागदार था, लेकिन दूसरा आधा हिस्सा तुरंत मेरी नजर में आ गया क्योंकि वह बिल्कुल साफ था, मानो हाल ही में ऊपर से नीचे तक धोया गया हो। जहां जहां अक्षरों के बीच खाली जगह थी वहां साफ और गंदे हिस्से की रेखा बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी, जैसे जानबूझकर बनाई गई हो। किसने सफाई शुरू की थी और किसने उसे अधूरा छोड़ दिया? यह सोचते हुए मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां से कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। कब्रिस्तान सिर्फ अकेला ठिकाना था। मैं वापस चर्च गया और उसके चारों ओर घूमता हुआ पीछे की ओर पहुंचा। फिर पत्थर की दूसरी सीढ़ी पार की और एक पगडंडी पर आ गया जो नीचे एक सुनसान पत्थर की खदान तक जाती थी। खदान की एक तरफ एक छोटा सा 2 कमरों का मकान बना था। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत कपड़े धो रही थी। मैं उसके पास गया और चर्च व कब्रिस्तान के बारे में बातचीत लगा और वह औरत भी मुझसे बातचीत करने लगी और सबसे पहले ही बता दिया कि उसका पति चर्च का क्लर्क और कब्रिस्तान का चौकीदार दोनों है। मैंने मिसेस फेयरली की समाधि की तारीफ की तो बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और कहा कि आपने उसकी असली हालत में नहीं देखा। उसे संभालना उसके पति का काम था, लेकिन वह महीनों से बीमार और कमजोर पड़ा था। किसी तरह रविवार को चर्च तक घसीटकर पहुंचता था, इसीलिए समाधि की देखभाल नहीं हो पाई। अब वह थोड़ा ठीक हो रहा है और उम्मीद करता है कि 1 हफ्ते 10 दिन में इतना मजबूत हो जाएगा कि काम फिर से शुरू कर सके। यह जो जानकारी जो मुझे कम्बरलैंड की बोली में लंबी चौड़ी बातों से मिली थी, मुझे वही सब बता गई जिसकी मुझे सबसे अधिक जरूरत थी। मैं उस गरीब औरत को थोड़ा सा पैसा दिया और तुरंत लिमरेज हाउस लौट आया कर योजना बनाने लगा। मिस हेलकॉम तो मुझे छोड़कर पहले ही वापस आ गई थी और मैं अकेला ही इन सब बातों से उलझ रहा था और मैंने प्लानिंग बनाना शुरू की और ये सोचने लगा कि स्मारक को साफ करने का काम साफ तौर पर किसी अजनबी ने शुरू किया था। अब तक जो मैंने जाना और संध्या समय किसी भूत को देखने की कहानी सुनने के बाद जो संदेह हुआ, दोनों को मिलाकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे उसी शाम
मिसेस फेयरली की कब्र पर छुपकर नजर रखनी चाहिए। मैं वहां सूर्यास्त के समय लौटकर कब्र के पास रहूंगा और रात तक इंतजार करूंगा। स्मारक की सफाई अधूरी रह गई थी और जिसने शुरू की थी वह लौटकर इसे पूरा कर सकता था। घर पहुंचकर मैंने मिस हेलकॉम को अपने इरादे की जानकारी दी, तो वह थोड़ी हैरान और असहज लगी, लेकिन उसने इसे रोकने के लिए साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, आशा है इसका अच्छा परिणाम निकले। जाते जाते मैंने उसे रोककर मिस फेयरली की तबीयत के बारे में जितना हो सके शांति से पूछा। वह पहले से बेहतर मनोदशा में थी और मिस हेलकॉम को उम्मीद थी कि वह दोपहर की धूप में थोड़ी सैर करने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं अपने कमरे में लौटकर चित्रों को व्यवस्थित करने लगा। यह जरूरी भी था, इसीलिए कि मेरा ध्यान खुद से और अपने निराशाजनक भविष्य से हटे। कभी कभी मैं काम रोककर खिड़की से आसमान देखता, जहां सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। एक बार ऐसे ही देखने पर मैंने चौड़ी पगडंडी पर एक आकृति देखी। वह मिस फेयरली थी। सुबह के बाद मैंने उसे नहीं देखा था और सुबह भी उससे मुश्किल से बात हुई थी। लिमरिज में मेरे पास अब सिर्फ एक दिन और बचा था। उसके बाद शायद मेरी नजरें उसे कभी न देख पाती। यह सोचकर मैं खिड़की पर रुक कर रहा। मैंने इतना ध्यान जरूर रखा कि पर्दे को इस तरह ठीक कर दूं कि अगर वह ऊपर देखे तो मुझे न देखे, लेकिन उसमें चलते चलते नजर डालने का लोभ मैं रोक नहीं सका। वह साधारण काले रेशम का गाउन पहने हुए थी और उस पर उसने काले रंग की शॉल ओढ़े हुए थी और सर पर वही साधारण स्ट्रॉ की टोपी थी। छोटा सा इटालियन ग्रे हाउंड कुत्ता चल रहा था, जो उसकी सैर का हमेशा साथी रहता था। उसे लाल कपड़े का सुंदर लपेटा पहनाया गया था ताकि ठंडी हवा उसकी नाजुक त्वचा को न लगे, लेकिन वह मानो कुत्ते को देख ही नहीं रही थी। वह सीधे आगे बढ़ती गई, सिर थोड़ा झुका हुआ और हाथ शॉल में लिपटे हुए। जब मैंने सुबह उसकी शादी की सगाई के बारे में सुना था और सूखे पत्ते हवा में मेरे आगे उड़ रहे थे, अब वही सूखे पत्ते उसके आगे उड़ रहे थे, पैरों के पास गिरते और बिखरते हुए। कुत्ता कांप रहा था, उसके कपड़ों से सटक कर ध्यान और प्यार पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह चलती रही और दूर होती गई। पत्ते उसके चारों ओर उड़ते रहे। चलती रही जब तक मेरी थकी हुई आंखें उसे और नहीं देख पाई और मैं अपने भारी दिल के साथ अकेला रह गया। मेरा काम पूरा हो चुका था और सूरज ढलने वाला था। मैंने हॉल में एक टोपी और कोट पहनकर और किसी से मिले बिना घर से निकल पड़ा। पश्चिम के आसमान में बादल बेकाबू थे और समुद्र से ठंडी हवा बह रही थी। तट बहुत दूर था, लेकिन लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो सुनसान मैदान को पार करती हुई मेरे कान तक पहुंच रही थी। जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, वहां एक भी जिंदा प्राणी नहीं था। जगह पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रही थी। जब मैंने अपनी जगह चुनी और नजरें उठाकर मिसेस फेयरली की कब्र पर बने सफेद क्रॉस को देखने लगा,
इस स्थिति ने मुझे अपनी जगह चुनने में सावधानी बरतने पर मजबूर किया। चर्च का मुख्य दरवाजा कब्रिस्तान की ओर था और उसके सामने दोनों तरफ दीवारों से घिरा एक बरामदा था। थोड़ी देर झिझकने के बाद, क्योंकि छिपने की स्वाभाविक अनिच्छा थी, लेकिन काम के लिए यह जरूरी था, मैंने उसी बरामदे में छिपने का निश्चय किया। उसकी दोनों दीवारों में एक एक छोटी खिड़की थी। एक खिड़की से मैं मिसेस फेयरली की कब्र देख सकता था। दूसरी खिड़की पत्थर की खदान की ओर खुलती थी, जहां चौकीदार की कुटिया थी, यानी कि पोर्च के दरवाजे के सामने छोटा सा कब्रिस्तान था। एक नीची पत्थर की दीवार और भूरी पहाड़ी की पट्टी फैली हुई थी। उसके ऊपर ढलते सूरज के बादल तेज और स्थिर हवा में बह रहे थे। वहां कोई जीवित प्राणी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। न कोई पक्षी मेरे पास से उड़ा, न कब्र खोदने वाले के घर से कुत्ते की भौंक सुनाई दी। समुद्र की लहरों की सुस्त आवाज के बीच में बस कब्र के पास की बौनी झाड़ियों की उदास सरसराहट और पत्थरों पर बहती छोटी धारा की हल्की सी कलकल थी। यह दृश्य भी उदास था और समय भी। मेरा मन जल्दी ही भारी हो गया जब मैं चर्च के पोर्च में छिपकर शाम के मिनट गिन रहा था। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। सूरज की रोशनी अब भी आसमान में टिकी हुई थी और मेरी अकेली पहरेदारी को मुश्किल से आधा घंटा हुआ था कि तभी मैंने पैरों की आहट और एक आवाज सुनी। कदम चर्च के दूसरी ओर से आ रहे थे और आवाज किसी औरत की थी। चिंता मत करो मेरी प्यारी, उस खत के बारे में, वह आवाज बोली। मैंने वह खत लड़के को सही सलामत दिया था और उसने बिना कुछ कहे मुझसे ले लिया। फिर वह अपनी राह चला गया और मैं अपनी। उसके बाद मुझे किसी ने पीछा नहीं किया। मैं इसकी गवाही देती हूँ। मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ा दी कि मैं बेचैन हो उठा। थोड़ी देर खामोशी रही, लेकिन कदमों की आहट पास आती गई। अगले ही पल दो औरतें मेरी नजर के दायरे में आई। वे कब्र की ओर जा रही थी, इसलिए उनकी पीठ मेरी ओर थी। एक औरत ने टोपी और शॉल ओढ़ रखी थी। दूसरे ने गहरे नीले रंग का लंबा सफर का लबादा पहना हुआ था, जिसकी टोपी उसके सिर पर थी। लबादे के नीचे से उसकी ड्रेस का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा जब मैंने रंग देखा। वह सफेद था। दोनों चर्च और कब्र के बीच आधी दूरी पर पहुंची और रुक गई। तभी लबादा पहनी हुई औरत ने अपना सिर अपने साथी की ओर मोड़ा, लेकिन उसका चेहरा मोटी टोपी के किनारे से ढक गया था, इसीलिए मैं देख नहीं सका। ध्यान रहे कि यह गर्म और आरामदायक लबादा हमेशा ओढ़े रखना। वह आवाज बोली जो पहले मैंने सुनी थी। वह शॉल वाली औरत की आवाज थी। मिसेस टॉड सही कहती है कि तुम्हें देखने में जरा ज्यादा खास लग रहा है। जब तक तुम यहाँ हो, मैं थोड़ी देर टहल लूंगी। कब्रिस्तान मेरे रास्ते की चीज नहीं है, चाहे वह तुम्हारे रास्ते की क्यों न हो। तुम अपना काम पूरा कर लो और फिर अंधेरा होने से पहले घर लौट चले। यह कहकर वो मुड़ी और अपने कदम वापस लेते हुए मेरी ओर आई। उसका चेहरा एक बुजुर्ग औरत का था, सांवला, सख्त मगर स्वस्थ। चेहरे पे न तो बेईमानी थी और न ही शक करने जैसी कोई बात। चर्च के पास पहुंचकर उसने अपना शॉल कसकर लपेट लिया और बोली,
अजीब है, हमेशा से ही अजीब। अपनी आदतों और नखरों के साथ जितना याद है तब से यही हाल है। पर वह बिल्कुल हानि रहित है, एक मासूम बच्चे की तरह। उसने लंबी सांस ली, कब्रिस्तान की ओर घबरा कर देखा, सिर हिलाया, जैसे यह सुनसान दृश्य उसे अच्छा नहीं लगा, और फिर चर्च के कोने से गायब हो गई। मैंने सोचा कि क्या मुझे उसके पीछे जाकर बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसके साथी से मिलने की मेरी बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि मैंने तय किया कि अभी नहीं। मैं जानता था कि चर्च के पास खड़े रहकर मैं उस औरत से फिर मिल सकता हूँ। हालांकि यह शक था कि वह मुझे कोई काम की जानकारी दे पाएगी। असली मायने उस व्यक्ति के थे जिसने पत्र लिखा था, न कि जिसने पहुंचाया था। और अब मुझे यकीन हो गया था कि वह लेखक यही कब्रिस्तान में मौजूद है। मेरे मन में चल रही थी, तभी मैंने देखा कि काले लबादे वाली औरत कब्र के पास गई और कुछ देर उसे देखती रही। फिर उसने चारों ओर देखा और अपनी चादर के नीचे से एक सफेद कपड़ा या रुमाल निकाला। वह छोटी धारा की ओर बढ़ी। यह धारा कब्रिस्तान की दीवार के नीचे बने एक छोटे से मेहराब से अंदर आती थी और कुछ दूरी तय करने के बाद दूसरी ओर से बाहर निकल जाती थी। उसने कपड़ा पानी में भिगोया और वापस कब्र की ओर लौटी। मैंने देखा कि उसने सफेद क्रॉस को चूमा, फिर शिलालेख के सामने घुटनों के बल बैठी और गीले कपड़े से उसे साफ करने लगी। मैंने सोचा कि किस तरह से उसके सामने आऊं ताकि वह डर न जाए। आखिरकार मैंने तय किया कि सामने की दीवार पार करूं, फिर बाहर से घूमकर कब्रिस्तान में फिर से दाखिल हो जाऊं। उस बनी छोटी सीढ़ी की ओर मैं बढ़ा ताकि वह मुझे आते हुए देख सके। वह अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि उसने मेरी आहट ही नहीं सुनी। जैसे ही मैंने सीढ़ी पार की, उसने ऊपर देखा, हल्की सी चीख मारी और डर के मारे खड़ी रह गई, बिना बोले, बिना हिले। डरो मत, मैंने कहा। क्या तुम्हें मुझे देखकर चीखना चाहिए? मैंने कहा। क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? हुए रुका, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, फिर रुका, और ऐसे ही कदम ब कदम आगे बढ़ता हुआ उसके करीब पहुंच गया। अब मुझे कोई शक नहीं रहा, वही चेहरा था, वही चेहरा जो एक रात सड़क पर मेरे सामने आया था। अब मिसेस फेयरली की कब्र पर मेरे सामने खड़ा था। तुम मुझे पहचानती हो ना? मैंने कहा। हम बहुत देर रात मिले थे और मैंने तुम्हें लंदन जाने का रास्ता दिखाया था। क्या तुम यह भूल गई? उसके चेहरे की कड़ाई ढीली पड़ी। उसने गहरी सांस ली, फिर मुझे देखा और पहचाना, और हल्की सी झलक उसके डर से जमे चेहरे पर लौट आई। अब मुझसे बोलने की कोशिश मत करो, मैंने कहा। थोड़ा समय लो, खुद को संभाल लो, और यह यकीन कर लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आप मेरे लिए बहुत दयालु हैं, उसने धीरे से कहा। उतने ही दयालु जितने उस दिन थे। वह रुक गई और मैं भी चुप रहा। यह खामोशी सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि मेरे लिए भी जरूरी थी। उस सुनसान शाम की हल्की अजीब सी रोशनी में हम फिर आमने सामने थे। एक कब्र हमारे बीच,
चारों ओर फैली उदास पहाड़ियाँ और खामोशी। वह समय, वह जगह, वह हालात, सब कुछ बहुत गंभीर था। अब हमारे बीच जो भी बातें होंगी वे शायद लॉरा फेरली की पूरी जिंदगी का फैसला कर देंगी, अच्छे या बुरे के लिए। यह सोचकर मेरे लिए अपनी शांति और आत्मनियंत्रण बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने पूरी कोशिश की कि खुद को काबू में रख सकूं, की ताकत और समझदारी जुटा ली। उन कुछ पलों को सोचने समझने में जितना हो सकता था उतना ही बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब तुम शांत हो? मैंने तब पूछा जब मुझे लगा कि बोलने का समय आ गया है। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो बिना डरे हुए, और यह भूलकर नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? आप यहाँ कैसे आए? उसने पूछा, बिना मेरी पिछली बात पर ध्यान दिए। क्या तुम्हें याद नहीं कि पिछली बार मिलने पर मैंने बताया था कि मैं कम्बरलैंड जा रहा हूँ? मैं तब से यही हूँ, लिमरिज हाउस में ठहरा हुआ। लिमरिज हाउस में? उसने धीरे से यह शब्द दोहराया। उसका पीला चेहरा चमक उठा और उसकी भटकती आंखें अचानक मुझ पर टिक गई। हाँ, आप तो कितने खुश रहे होंगे वहाँ, उत्सुकता से मेरी ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब जरा भी पुराना अविश्वास नहीं बचा था। मैंने इस नए भरोसे का फायदा उठाते हुए उसे और ध्यान से देखना शुरू किया। अब तक मैं सावधानी के कारण ऐसा करने से बच रहा था। मैं उसे देख रहा था और मेरे दिमाग में वह दूसरा सुंदर चेहरा घूम रहा था जिसने चांदनी में मुझे उसकी याद दिलाई थी। मैंने पहले मिस फेयरली के चेहरे में एन कैथरीन की झलक देखी थी। अब एन कैथरीन के चेहरे में मिस फेयरली की झलक देख रहा था, और अब तो यह समानता मुझे पहले से भी ज्यादा साफ दिख रही थी, क्योंकि अब मुझे दोनों में समानताएं और असमानताएं दोनों स्पष्ट नजर आ रही थी। चेहरे की बनावट, नयन नक्श के अनुपात, बालों के रंग, होठों की हल्की सी गहराई सी हालत, कद काठी और सिर व शरीर को रखने के ढंग, इन सब में यह समानता अब और भी चौंकाने वाली लग रही थी। लेकिन यह तब तक समानता थी, इसके बाद असमानताएं शुरू हो गई। मिस फेयरली की नाजुक त्वचा, उनकी आंखों की पारदर्शी चमक, चेहरे की कोमलता, होठों की हल्की सी लालिमा, यह सब उस थके और कमजोर चेहरे में बिल्कुल नहीं था जो अब मेरी ओर देख रहा था। हालांकि मुझे ऐसा सोचना भी बुरा लग रहा था, फिर भी यह ख्याल अपने आप में मेरे मन में आ रहा था कि बस एक दुखद बदलाव ही बाकी है जो इस समानता को पूरी कर देगा। अगर कभी दुख और तकलीफ मिस फेयरली के युवा और सुंदर चेहरे पर अपने निशान छोड़ दे, तभी और केवल तभी यह समानता पूरी होगी जो अभी मुझे अधूरी लग रही थी। और मिस फेयरली मानो संयोग से जन्मी जुड़वा बहनें होती, एक दूसरे का जीता जागता प्रतिबिंब। यह सोचकर मैं कांप उठा। इस तरह का ख्याल मन में आना ही भविष्य के प्रति एक अजीब और अंधा अविश्वास जैसा लग रहा था। तभी एन कैथरीन का हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ। यह अचानक और चुपचाप रखा गया था, ठीक वैसा ही जैसे पहली बार मिलने पर उस स्पर्श ने मुझे सिर से पांव तक जड़ कर दिया था। आप मुझे देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, उसने अपनी तेज सांस फूली हुई सी आवाज में कहा।
क्या सोच रहे हैं? कुछ खास नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं तो बस यह सोच रहा था कि तुम यहाँ कैसे आई। मैं एक दोस्त के साथ आई हूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम कल ही यहाँ पहुँची थी। आपको कैसे मालूम? मैंने बस अंदाजा लगाया। वह मुझसे मुड़ गई और फिर से कब्र पर लिखे हुए शिलालेख के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैं और कहाँ जाती अगर यहाँ न आती, उसने कहा। वह दोस्त जो मेरे लिए माँ से बढ़कर थी, लिमरिज में वही एक है जिसे मैं मिलने आ सकती हूँ। आहा, जरा सा भी दाग देखकर मेरा दिल दुखता है। उसकी याद में यह बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद रहनी चाहिए। मुझे कल ही इसे साफ करने का मन हुआ था और आज मैं इसे और साफ करने वापस चली आई। इसमें कुछ गलत तो नहीं है, है ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि नहीं। मिसेस फेयरली के लिए जो कुछ मैं करूँ वह कभी गलत नहीं हो सकता। उस बेचारी के मन में अपनी पुरानी उपकारक यानी मिसेस फेयरली के प्रति कृतज्ञता का भाव ही सबसे गहरा असर छोड़ गया था। उसका छोटा और सीमित दिमाग किसी और स्थायी प्रभाव के लिए कभी खुला ही नहीं। जब से उसके वे शुरुआती सुखी दिन बीत चुके थे, मैंने समझ लिया कि उसका विश्वास जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे उसके उस मासूम काम में लगे रहने दूं जिसके लिए वह कब्रिस्तान आई थी। उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। मेरे कहने पर कब्र को फिर से छूना शुरू किया। कठोर संगमरमर को ऐसे सहला रही थी जैसे वह कोई जीवित चीज हो। तो को अपने आप से बार बार फुसफुसा रही थी जैसे उसके बचपन के वे दिन लौट आए हो जब वह मिसेस फेयरली के पास बैठकर धीरे धीरे अपना पाठ सीखती थी। मैंने धीरे धीरे अपने सवाल पूछने की तैयारी की और कहा, क्या तुम्हें बहुत अजीब लगेगा अगर मैं कहूँ कि यहाँ तुम्हें देखकर मुझे खुशी भी हुई और हैरानी भी। उस दिन कैब से उतरने के बाद मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। वह झटके से ऊपर देखी, शक से भरी नजरों के साथ। चिंतित? उसने दोहराया। क्यों? अलग होने के बाद, यानी कि उस रात एक अजीब बात हुई। मैंने कहा। 2 आदमी मेरे पास से गुजरे। उन्हें यह नहीं दिखा कि मैं वहां खड़ा हूँ, लेकिन वे पास ही रुके और सड़क की दूसरी तरफ एक पुलिस वाले से बात करने लगे। उसने तुरंत अपना काम रोक दिया। जिस हाथ में वह गीला कपड़ा पकड़े हुए थी, वह नीचे गिर गया। दूसरे हाथ से उसने कब्र के सिरहाने बनी संगमरमर के क्रॉस को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। फिर से वही जमी हुई डर की झलक मुझे उसके चेहरे पर दिखने लगी। मैंने अब हर हालत में बोलना जारी रखा। अब पीछे हटने का समय नहीं था। वे दोनों आदमी पुलिस वाले से बात कर रहे थे, मैंने कहा, और पूछ रहे थे कि क्या उसने तुम्हें देखा है। उसने नहीं देखा था। तब उनमें से एक ने कहा, तुम उसके पागलखाने से भाग गई हो। मेरे आखिरी शब्द सुनते ही वह ऐसे उछलकर खड़ी हो गई जैसे मैंने ही उसका पीछा करने वालों को उसके पीछे लगा दिया हो। रुको और पूरी बात सुनो, मैंने पुकारा। रुको, तब तुम जानोगी कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे एक शब्द से
वे आदमी यह जान जाते कि तुम किस ओर गई हो, पर मैंने वह शब्द कभी नहीं कहा। मैंने तुम्हें भागने में मदद की, इसे सुरक्षित और पक्का किया। सोचो, जरा सोचने की कोशिश करो। जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। मेरे लहजे का असर उस पर मेरे शब्दों से ज्यादा हुआ। उसने नए विचार को समझने की कोशिश की। उसके हाथ गीले कपड़े को हिचकते हुए एक से दूसरे में बदल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उस रात जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वह अपना छोटा सा सफर का बैग एक हाथ से दूसरे हाथ में बदल रही थी। मेरी बातों का असर उसके उलझे और घबराए हुए दिमाग में उतरने लगा। उसका चेहरा ढीला पड़ा और उसकी आंखों में डर की जगह झलकने लगी। आप तो नहीं सोचते कि मुझे फिर से पागल खाने में जाना चाहिए, है ना? उसने कहा। बिल्कुल नहीं। मैं तो खुश हूँ कि तुम वहां से भाग निकली, और इस बात से भी खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद की। हाँ हाँ, आपने सचमुच मेरी मदद की थी। आपने सबसे कठिन हिस्से में मदद की। कुछ खोई खोई सी बोली। भागना तो आसान था, वरना मैं निकल ही नहीं पाती। वे मुझे दूसरों की तरह कभी शक की नजर से नहीं देखते थे। मैं बहुत चुप रहती थी, आज्ञाकारी थी और बहुत आसानी से डर जाती थी। असली कठिनाई तो लंदन पहुंचने की थी, और उसमें आपने मेरी मदद की। क्या मैं उस समय आपका शुक्रिया किया था? अब करती हूँ, दिल से शुक्रिया। क्या वह पागलखाना बहुत दूर था जहाँ से तुम भागी थी? देखो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मुझे बताओ। उसने जगह का नाम बताया। वह एक निजी पागलखाना था, ज्यादा दूर नहीं, यही पास में जहाँ मैंने उसे पहली बार देखा था। लेकिन नाम बताते ही वह बेचैन हो गई, जैसे डर रही हो कि मैं उस जानकारी का गलत इस्तेमाल करूंगा। उसने घबराकर फिर वही सवाल दोहराया। आप तो नहीं सोचते कि मुझे वापस ले जाना चाहिए, है ना? एक बार फिर कहता हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम भाग निकली, और यह जानकर भी खुश हूँ कि मेरे बाद भी तुमने अपना रास्ता ठीक से बना लिया। मैंने उत्तर दिया। तुमने कहा था कि लंदन में तुम्हारा एक दोस्त है जिसके पास तुम जाओगी। क्या तुम उसे मिल पाई? हाँ, बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन घर में एक लड़की सिलाई कर रही थी। उसने मेरी मदद की और मिसेस क्लेमेंट्स को जगा दिया। मिसेस क्लेमेंट्स मेरी दोस्त है। वह बहुत अच्छी है और दयालु औरत है, लेकिन मिसेस फेयरली जैसी नहीं। आह, मिसेस फेयरली जैसे तो कोई भी नहीं है। क्या मिसेस क्लेमेंट्स तुम्हारी पुरानी दोस्त है? क्या तुम उन्हें बहुत पहले से जानती हो? हाँ, वह कभी हमारी पड़ोसन थी, हैम्पशायर में। मुझे पसंद करती थी, और जब मैं छोटी थी तो मेरी देखभाल करती थी। पहले जब वह हमसे दूर चली गई, तब उन्होंने मेरे प्रार्थना पुस्तक में अपना पता लिखा और कहा, अगर कभी मुसीबत में पड़ो एन, तो मेरे पास आना। मेरा कोई पति नहीं है, ये नहीं है जिनकी देखभाल करूं, और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। कितने अच्छे शब्द थे, है ना? शायद मैं उन्हें इसीलिए याद रखती हूँ क्योंकि वे दयालु है।
वरना मुझे और तो बहुत कम ही याद रहता है। बहुत कम, बहुत कम। क्या तुम्हारा कोई पिता या माँ नहीं था जो तुम्हारी देखभाल करता? पिता? मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। मैंने कभी माँ को उनके बारे में बात करते हुए नहीं सुना। पिता? हाँ, शायद वे मर गए होंगे। और तुम्हारी माँ? माँ से मेरा तालमेल अच्छा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बोझ और डर हैं। एक दूसरे के लिए बोझ और डर? यह सुनकर पहली बार मेरे मन में यह शक आया कि शायद उसकी माँ ही वह व्यक्ति थी जिसने उसे बंद करवाया था। माँ के बारे में मत पूछो, वह बोली। मैं मिसेस क्लेमेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगी। मिसेस क्लेमेंट्स आपकी तरह सोचती है। वह भी नहीं मानती कि मुझे फिर से पागल खाने में होना चाहिए, और वह भी उतनी ही खुश है जितने आप कि मैं वहां से भाग निकली। उन्होंने मेरे बदकिस्मती पर रोया और कहा, इसे सबसे छिपाकर रखना होगा। उसकी बदकिस्मती, किस अर्थ में वह यह शब्द इस्तेमाल कर रही थी? क्या इसका मतलब वही था जो अक्सर किसी औरत को गुमनाम पत्र लिखने और किसी आदमी की शादी रोकने की वजह बनाता है, क्योंकि वही आदमी उसका जीवन बर्बाद कर चुका होता है? मैंने निश्चय किया कि आगे और बात होने से पहले मुझे इस शक को पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए। कौन सी बदकिस्मती? मैंने पूछा। मुझे बंद कर दिए जाने की बदकिस्मती, उसने जवाब दिया, जैसे मेरे सवाल पर सचमुच हैरान हो गई हो। और कौन सी बदकिस्मती हो सकती है? मैंने ठान लिया कि वह बड़ी नरमी और धैर्य से बात को आगे बढ़ाऊं। यह बहुत जरूरी था कि जांच में उठाए हर कदम के बारे में मुझे बिल्कुल पक्का भरोसा हो। एक और बदकिस्मती होती है, मैंने कहा, जिसका सामना एक औरत को करना पड़ सकता है। वह जीवन भर का दुख और लज्जा उठा सकती है। वह क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। यह बदकिस्मती की वह अपनी मासूम पवित्रता और उस आदमी के विश्वास और सम्मान पर बहुत भोलेपन से भरोसा करे जिसे वह प्यार करती है, मैंने उत्तर दिया। वह मेरी ओर एक बच्चे जैसी सरल उलझन से देखने लगी। उसके चेहरे पर जरा सा भी संकोच, न ही रंगत का कोई बदलाव, न ही शर्म का कोई भाव दिखाई दिया। वह चेहरा जो बाकी हर भावना को इतनी स्पष्टता से प्रकट कर देता था, मेरी कहीं कोई भी बात उतना आश्वासन नहीं दे सकती थी जितना उसकी उस घड़ी की भाव भंगिमा ने दे दिया कि वह मकसद जो मैंने उसके द्वारा पत्र लिखकर मिस फेयरली को भेजने के लिए सोचा था, पूरी तरह गलत था। कम से कम वह संदेह अब समाप्त हो गया, लेकिन उसके हटने से एक नई अनिश्चितता का द्वार खुल गया। पत्र, जैसा कि मुझे पक्के सबूत से पता था, सर पर्सिवल ग्लाइड की ओर इशारा करता था। भले ही उसमें नाम न लिखा हो, उसे अवश्य ही कोई गहरी चोट या अपमान पहुंचा होगा जिसने उसे इतना मजबूत कारण दिया कि वह मिस फेयरली को इतने कठोर शब्दों में गुप्त रूप से चेतावनी दे। और वह कारण निश्चित रूप से ही उसकी मासूमियत या चरित्र खोने से जुड़ा हुआ नहीं था। जो भी अन्याय उसने सहा था वह किसी और प्रकार का था। पर किस प्रकार का? मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ, उसने कहा, काफी कोशिश करने के बाद भी मेरी पिछली बात का अर्थ न समझ सकने पर। कोई बात नहीं, मैंने उत्तर दिया। आओ हम उसी बात पर लौटते हैं
जिस पर पहले चर्चा कर रहे थे। मुझे बताओ, तुम मिसेस क्लेमेंट्स के साथ लंदन में कितने दिन रही और यहाँ कैसे आई? उसने दोहराया, मैं मिसेस क्लेमेंट्स के साथ रही जब तक कि हम दोनों इस जगह पर नहीं आ गए। 2 दिन पहले। तो तुम गांव में रह रही हो? मैंने कहा। यह अजीब है कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना, जबकि तुम यहाँ आए 2 ही दिन हुए हैं। नहीं नहीं, गांव में नहीं, 3 मील दूर एक फार्म है। क्या तुम उस फार्म को जानते हो? लोग उसे डॉट्स कॉर्नर कहते हैं। मुझे वह जगह अच्छी तरह से याद थी। हम वहां से कई बार गुजरे थे। वह जगह आसपास के सबसे पुराने फार्मों में से एक थी, जो एकांत और सुरक्षित स्थान पर 2 पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर भीतर की ओर बसी हुई थी। मिसेस क्लेमेंट्स के रिश्तेदार रहते हैं डॉट्स कॉर्नर पर, वह आगे बोली, और वे उन्हें अक्सर वहां आने का न्योता देते थे। उन्होंने कहा कि वहां जाएगी और मुझे भी साथ ले जाएगी, ताकि मुझे शांति और ताजी हवा मिल सके। यह बहुत ही दयालुता की बात थी, है ना? मैं तो कहीं भी चली जाती अगर वहां सुकून, सुरक्षा और छिपने की जगह मिल जाती। लेकिन जब मैंने सुना कि डॉट्स कॉर्नर लिमरिज के पास है, ओह, मैं इतनी खुश हुई कि नंगे पांव चलकर भी वहां पहुंच जाती, ताकि स्कूल, गांव और लिमरिज हाउस को फिर से देख सकूं। डॉट्स कॉर्नर के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं वहां लंबे समय तक रहूंगी। बस एक ही बात मुझे उनके बारे में और मिसेस क्लेमेंट्स के बारे में अच्छी नहीं लगती। क्या बात? मैंने पूछा। वे मुझे बार बार चिढ़ाते हैं कि मैं हमेशा सफेद कपड़े पहनती हूँ। वे कहते हैं कि यह बहुत अजीब लगता है, पर वे क्या जानते, मिसेस फेयरली सबसे अच्छा जानती थी। मिसेस फेयरली तो कभी मुझे यह भद्दा नीला क्लोक नहीं पहनने देती। हाँ, उन्हें अपने जीवन में सफेद रंग बहुत प्रिय था, और उनकी कब्र पर भी यह सफेद पत्थर है, और मैं उनके लिए इसे और उजला बना रही हूँ। वे खुद भी अक्सर सफेद पहनती थी और हमेशा अपनी छोटी बेटी को भी सफेद कपड़े पहनाती थी। क्या मिस फेयरली अब ठीक है और खुश है? क्या वह भी सफेद पहनती है जैसे तब पहनती थी जब छोटी थी? उसका स्वर धीमा हो गया जब उसने मिस फेयरली के बारे में सवाल किए। उसने अपना चेहरा मुझसे और भी दूर फेर लिया। उसके इस बदले हुए व्यवहार में मैंने यह महसूस किया कि शायद उसे यह बेचैनी हो रही कि उसने गुमनाम पत्र भेजकर कितना बड़ा जोखिम उठाया, और मैंने तुरंत तय किया कि अपना उत्तर इस तरह दूंगा कि वह अनजाने में ही सही अपने कृत्य को स्वीकार कर ले। मिस फेयरली आज सुबह न तो बहुत अच्छी थी और न ही बहुत खुश, मैंने कहा। उसने कुछ शब्द बुदबुदाए, लेकिन वे इतने धीमे और उलझे हुए थे कि मैं समझ भी न सका कि उनका मतलब क्या था। क्या तुमने मुझसे पूछा था कि आज सुबह मिस फेयरली क्यों न तो ठीक थी और न ही खुश? मैंने आगे कहा। नहीं, उसने तुरंत और उत्सुकता से कहा। ओह नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं पूछा। मैं तुम्हें बिना पूछे ही बता दूंगा, मैंने आगे कहा। मिस फेयरली को तुम्हारा पत्र मिल गया है। वह कुछ देर से घुटनों के बल बैठी बड़े ध्यान से शिलालेख पर जमी आखिरी मौसम की धब्बेदार परतें साफ कर रही थी। जबकि हम बात कर रहे थे, मैंने जो पहला वाक्य उससे कहा
उसने उसे अपने काम से रुकने पर मजबूर कर दिया और बिना उठे धीरे धीरे मेरी ओर मुख कर लिया। लेकिन मेरे दूसरे वाक्य ने उसे सचमुच पत्थर कर दिया। उसके हाथों से कपड़ा गिर पड़ा, उसके होंठ आधे फूले रह गए और उसके चेहरे की जो थोड़ी सी प्राकृतिक लालिमा थी वह भी एक पल में उड़ गई। तुम्हें कैसे पता? उसने धीमे स्वर में कहा। तुम्हें किसने दिखाया? खून उसके चेहरे में वापस भर आया, बड़े जोर से, जैसे ही यह एहसास उसके मन में कौंधा कि उसके अपने शब्दों ने ही उसे पकड़वा दिया है। उसने निराशा में अपने हाथ आपस में जोर से भिड़ा दिए। मैंने वह कभी नहीं लिखा, उसने घबराहट में हाँफते हुए कहा। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मैंने कहा, तुमने ही वह लिखा था और तुम्हें उसके बारे में पता है। ऐसा पत्र भेजना गलत था। मिस फेयरली को डराना गलत था। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ था जो सही और जरूरी था तो तुम्हें खुद लिमरेज हाउस जाना चाहिए था। तुम्हें उस युवती से अपने होठों से ही बात करनी चाहिए थी। वह कब्र के सपाट पत्थर पर झुक गई जब तक कि उसका चेहरा उस पर छुप न गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो मिस फेयरली तुम्हारे प्रति वैसी ही अच्छी और दयालु रहेगी जैसी उनकी माँ थी। मैंने आगे कहा, मिस फेयरली तुम्हारा राज रख लेगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देगी। क्या तुम उन्हें कल फार्म पर मिलोगी? क्या तुम लिमरेज हाउस के बगीचे में उनसे मिलोगी? ओह, काश मैं मर जाती और तुम्हारे साथ छिपकर चैन पा लेती। उसके होठों ने यह शब्द कब्र के पत्थर के बिल्कुल पास बुदबुदाए, मृतदेह के प्रति गहरे प्यार के स्वर में। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे से तुम्हारे कारण कितना प्यार करती हूँ। ओह मिसेस फेयरली, मुझे बताओ कि उसे कैसे बचाऊं। फिर से मेरी माँ बनो, मेरी प्यारी बनो और मुझे बताओ कि सबसे अच्छा क्या करना होगा। और उसके होठों को पत्थर को चूमते सुना। मैंने उसके हाथों को उसे जोर जोर से पीटते देखा। वह आवाज और वह दृश्य मुझे गहराई तक प्रभावित कर रहे थे। मैं झुक गया और उन बेचारे बेबस हाथों को बड़े प्यार से अपने हाथों में ले लिया और मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। यह बेकार था। उसने अपने हाथ मेरे हाथों से झपट कर हटा लिए और अपना चेहरा पत्थर से कभी नहीं उठाया। यह देखते हुए कि उसे किसी भी कीमत पर और किसी भी उपाय से शांत करना जरूरी है, मैंने उसी चिंता को छेड़ा जिसको वह मेरे और मेरी राय के संदर्भ में महत्व देती दिख रही थी। यानी यह साबित करना कि वह अपनी क्रियाओं की खुद ही मालकिन बनने के योग्य है। आओ आओ, मैंने धीरे से कहा, खुद को शांत करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल लूंगा। मुझे मत सोचने दो कि जिसने तुम्हें पागल खाने में रखा उसके पास कोई बहाना हो सकता था। मेरे होठों पर अगले शब्द मर गए जैसे ही मैंने उस व्यक्ति का जिक्र किया जिसने उसे पागल खाने में रखा। वह झपट कर अपने घुटनों पर उठ बैठी। उसके व्यक्तित्व में एक असाधारण और चौंकाने वाला बदलाव आया। उसका चेहरा, जो सामान्य समय में देखने में इतना संवेदनशील, नाजुक और अस्थिर दिखता था, अचानक अत्यधिक घृणा और डर के पागलपन भरे भाव से सघन हो गया, जो उसके हर भाव भंगिमा में एक अजीब और अस्वाभाविक शक्ति डाल रहा था। उसकी आंखें शाम की मंद रोशनी में एक जंगली जानवर की तरह फैल गई। उसने उस कपड़ों को उठाया जो उसके पास गिरा था
जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो जिसे वह मार सकती हो, और दोनों हाथों से उसे इतनी जोर से निचोड़ दिया कि उसमें बची थोड़ी नमी उसके नीचे पत्थर पर टपक गई। कुछ और बात करो, उसने अपने दांतों के बीच से फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम उसी की बात करोगे तो मैं खुद को खो दूंगी। जो भी नरम और शांत विचार अभी तक मिनट पहले उसके मन में थे, वे अब जैसे हवा में उड़ गए हो। यह स्पष्ट हो गया कि वह मिसेस फेयरली की दयालुता का प्रभाव, जैसे मैंने सोचा था, उसके स्मरण में सबसे मजबूत प्रभाव नहीं था। लिमरिज में उसके स्कूल के दिनों की आभारपूर्ण याद के साथ साथ उसके मन में उस अन्याय की कटु स्मृति भी थी जो उसे पागलखाने में बंद करके पहुंचा गया। वह अन्याय किसने किया था? क्या यह सचमुच उसकी माँ हो सकती थी? अंतिम बिंदु तक इस जांच को आगे बढ़ाना कठिन था, लेकिन मैंने खुद को मजबूर किया कि इसे जारी रखने का विचार छोड़ दूं। अब उसे जैसे मैं देख रहा था, उसके सामने केवल यही सोचना दयालुता और मानवता होगी कि उसे सुरक्षित और ठीक करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें किसी भी बात से परेशान नहीं करूंगा, मैंने धीरे और शांत स्वर में कहा। तुमसे कुछ चाहिए? उसने तेज और शक भरे स्वर में कहा। ऐसे मत देखो मुझे, ऐसे मुझसे बात करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम शांत हो जाओ, और जब तुम शांत हो जाओ तो मेरे कहे हुए बातों पर सोचो। कहे, वो रुकी, अपने हाथों में कपड़े को आगे पीछे घुमा रही थी और खुद से फुसफुसाई। उसने क्या कहा? फिर उसने मेरी ओर मुड़कर अधीरता से सिर हिलाया। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? उसने अचानक गुस्से में पूछा। हाँ हाँ, मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम जल्दी ही याद कर लोगी। मैं तुमसे कहता हूँ कि कल मिस फेयरली से मिलो और पत्र के बारे में सच बताओ। आह, मिस फेयरली, फेयरली, फेयरली। सिर्फ इस प्रिय और परिचित नाम का उच्चारण ही उसे शांत करने के लिए काफी था। उसका चेहरा फिर से नरम और सामान्य हो गया। मिस फेयरली से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आगे कहा, और पत्र के कारण किसी परेशानी का डर भी नहीं है। वो पहले ही इस बारे में बहुत कुछ जानती है, इसलिए तुम्हें सब बताने में कोई कठिनाई नहीं होती। छिपाने की जरूरत भी कम है, क्योंकि छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुमने पत्र में कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन मिस फेयरली जानती है कि जिस व्यक्ति के बारे में तुम लिख रही हो वह सर पर्सिवल ग्लाइड है। जैसे ही मैंने यह नाम लिया, वह झपट कर खड़ी हो गई और चिल्लाई। उसकी आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजी और मेरे हृदय में डर की लहर दौड़ गई। उसके चेहरे से जो पहले थोड़ी नरमी और सहजता थी, वह फिर से भय और घृणा की काली परत में बदल गई, और पहले से भी ज्यादा तीव्रता से व्यक्त हुई। नाम सुनते ही उसकी चीख, तुरंत उसके चेहरे पर छाई नफरत और डर की झलक सब कुछ स्पष्ट कर गई। अब कोई संदेह नहीं रहा, उसकी माँ निर्दोष थी। उसे पागल खाने में बंद करने वाला कोई और था, और वह व्यक्ति था सर पर्सिवल ग्लाइड। चीख केवल मेरे कानों तक नहीं पहुंची थी। एक तरफ मुझे सेक्सटन के घर का दरवाजा खुलते हुए सुनाई दिया, दूसरी तरफ मुझे उसकी साथी की आवाज सुनाई दी। शॉल में वह महिला जिसे उसने मिसेस क्लेमेंट्स कहा था। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बौने पेड़ों के गुच्छों के पीछे से आवाज आई। एक ही पल में मिसेस क्लेमेंट्स तेज कदमों से दिखाई दी। तुम कौन हो? उसने मुझे दृढ़ता से देखते हुए पूछा और स्टाइल पर कदम रखते हुए चिल्लाई। तुम कैसे एक बेबस और मजबूर महिला को इस तरह डराने की हिम्मत कर सकते हो? वह एन कैथरीन के पास पहुंची
और उसके चारों ओर एक हाथ डाल लिया इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता। क्या हुआ मेरी प्रिय? उसने कहा। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं, वह गरीब प्राणी बोली। कुछ नहीं, मैं बस डर गई थी। मिसेस क्लेमेंट्स ने मुझे रोष भरी नजरों से देखा, जिसके लिए मैं उनका सम्मान किया। अगर मैंने उस क्रोधित नजर के योग्य व्यवहार किया होता तो मुझे सचमुच शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ। दुर्भाग्यवश मैंने उसे बिना चाहे डराया। यह पहला मौका नहीं है जब उसने मुझे देखा हो। आप खुद उससे पूछो, वह आपको बता देगी कि मैं जानबूझकर किसी महिला को हानि पहुंचाने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा ताकि एन कैथरीन सुन सके और समझ सके, और मैंने देखा उसके मन तक मेरे शब्द और उनका अर्थ पहुंच गया। हाँ हाँ, उसने कहा, वह एक बार मेरे लिए अच्छा था। उसने मेरी मदद की। उसने बाकी बात अपने मित्र के कान में फुसफुसाई। वास्तव में अजीब है, मिसेस क्लेमेंट्स ने उलझन भरी नजरों से कहा, लेकिन इससे सब कुछ बदल जाता है। मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे इतनी कठोरता से बात की, श्रीमान, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि बाहर वालों की नज़र में स्थिति संदेहास्पद लग रही थी। यह मेरी गलती ज्यादा है, आपकी नहीं, कि मैंने उसकी हर अजीब इच्छा को सहा और उसे इस तरह अकेला छोड़ दिया। आओ मेरी प्रिय, अब घर चलो। मैंने सोचा कि यह अच्छी महिला घर वापसी के विचार से थोड़ी असहज दिख रही है, और मैंने उन्हें यह प्रस्ताव दिया कि जब तक वे दोनों घर के नज़र में न आ जाए, मैं उनके साथ चलूं। मिसेस क्लेमेंट्स ने मुझे सभ्यतापूर्वक धन्यवाद दिया और इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही वे मूर तक पहुंचेगी, उन्हें कुछ खेत के मजदूरों से मिलना निश्चित है। मुझे माफ करने की कोशिश करो, मैंने कहा, जब एन कैथरीन अपनी सहेली का हाथ पकड़कर जाने लगी। हालांकि उसे डराने और परेशान करने का मेरा जरा भी इरादा नहीं था, फिर भी जब मैंने उसका बेचारा पीला और भयभीत चेहरा देखा तो मेरा दिल कसक उठा। मैं कोशिश करूंगी, उसने उत्तर दिया, लेकिन तुम बहुत कुछ जानते हो। मुझे डर है कि अब तुम हमेशा मुझे भयभीत करोगे। मिसेस क्लेमेंट्स ने मेरी ओर देखा और दया भरी मुद्रा में सिर हिलाया। शुभ रात्रि सर, उन्होंने कहा। मुझे पता है यह आपका दोष नहीं था, लेकिन काश आपने मुझे डरा दिया होता, उसे नहीं। वे कुछ कदम आगे बढ़ी। मैंने सोचा वे मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन अचानक एन रुक गई और अपनी सहेली से अलग हो गई। जरा रुको, उसने कहा, मुझे अलविदा कहना है। वो वापस कब्र की ओर लौटी, दोनों हाथों से संगमरमर के क्रॉस को बड़े प्यार से थामा और उसे चूमा। अब मैं बेहतर हूँ, उसने आह भरते हुए कहा और शांति से मेरी ओर देखा। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर वह अपनी सहेली के पास लौट गई और वे दोनों कब्रिस्तान से बाहर चली गई। मैंने देखा वे चर्च के पास रुकी और चपरासी की पत्नी से बात की, जो कॉटेज से निकलकर दूर खड़ी हमें देख रही थी। इसके बाद वे पगडंडी पर आगे बढ़ गई, जो मूर की ओर जाती थी। मैंने एन कैथरीन को जाते हुए तब तक देखा जब तक उसकी आखिरी झलक भी संध्या की धुंध में गुम नहीं हो गई। उसे उतनी ही चिंता और उदासी से देखा जैसे वह इस थकी हुई दुनिया में सफेद पोश महिला की मेरी आखिरी झलक हो। आधा घंटे बाद मैं घर लौट आया और मिस हेलकॉम को सारी बातें बता रहा था
जो घटित हुई थी। उन्होंने शुरू से अंत तक मुझे शांति और गंभीर ध्यान से सुना। उनकी स्वभाव व्यक्तित्व की दृढ़ता को देखते हुए यह उनकी ओर से इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि मेरी कहानी ने उन्हें कितनी गहराई से प्रभावित किया था। मेरा मन आशंका कर रहा है, यही सब उन्होंने कहा जब मैंने अपनी बात समाप्त की। भविष्य के बारे में मेरा मन बहुत दुखद आशंका कर रहा है। भविष्य शायद इस पर निर्भर करेगा। मैंने सुझाव दिया कि हम वर्तमान का कितना उपयोग करते हैं। यह असंभव नहीं है कि एन कैथरीन किसी स्त्री से मुझसे अधिक सहजता और खुलेपन से बातें कर दे। यदि मिस फेयरली एक पल के लिए भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मिस हेलकॉम ने अपनी दृढ़ स्वर में बीच में ही कहा, तो मुझे यह सुझाव देने दीजिए। मैंने आगे कहा कि आप स्वयं एन कैथरीन से मिले और उसकी विश्वास पात्र बनने की पूरी कोशिश करें। मेरी ओर से तो मैं उसे दूसरी बार डराने के विचार से पीछे हटता हूँ, क्योंकि एक बार मैं दुर्भाग्यवश उसे डरा चुका हूँ। क्या आपको कल मेरे साथ उस फार्म हाउस तक जाने में कोई आपत्ति है? बिल्कुल भी नहीं। मैं लौरा के हितों की रक्षा के लिए कहीं भी जाने और कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपने उस जगह का क्या नाम बताया था? आपको यह जगह भली भांति पता होगी। इसे डॉट्स कॉर्नर कहते हैं। निश्चय ही, डॉट्स कॉर्नर मिस्टर फेरली का ही एक फार्म है। यहाँ की हमारी दुग्धदासी वहीं के किसान की दूसरी बेटी है। वह इस घर और अपने पिता के फार्म के बीच बराबर आती जाती रहती है और उसने शायद कुछ देखा या सुना हो जो हमारे लिए उपयोगी साबित हो। क्या मैं तुरंत पता करूं कि वह लड़की नीचे है या नहीं? उन्होंने घंटी बजाई और नौकर को संदेश देकर भेजा। वह लौटा और बताया कि दुग्धदासी इस समय फार्म पर ही है। वह पिछले 3 दिन से वहां नहीं गई थी और गृह प्रबंधिका ने उसे उसी शाम 1-2 घंटे के लिए घर जाने की छुट्टी दे दी थी। मैं कल उससे बात कर सकती हूँ, मिस हेलकॉम ने कहा जब नौकर कमरे से बाहर चला गया। इस बीच मुझे यह पूरी तरह समझ लेने दीजिए कि एन कैथरीन से मेरी भेंट का उद्देश्य क्या होगा। क्या आपके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह है कि जिसने उसे पागल खाने में डलवाया वह सर परसिवल ग्लाइड ही था? जरा सा भी संदेह नहीं। जो एकमात्र रहस्य शेष है वह उसके उद्देश्य का रहस्य है। उसके इस कदम के पीछे क्या कारण था?